नमस्कार। क्या हो अगर मैं कहूं कि एक बिजनेस को वैल्यूएबल बनाने के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत हो। आज हम दुनिया की सबसे कामयाब और लंबे समय तक चलने वाली कंपनियों के पीछे छिपे उस राज को खोलेंगे जो अक्सर हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलिए, बिजनेस की दुनिया की एक ऐसी पहेली से शुरू करते हैं जिसने कई लोगों के दिमाग को उलझा कर रख दिया है। और यही सवाल, आप जानते हैं, हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये आखिर हो कैसे सकता है कि एक कंपनी जो पैसा गंवा रही हो, उसकी कीमत एक जबरदस्त प्रॉफिटेबल कंपनी से 12 गुना ज्यादा हो? यही वो पहेली है जो हमें बिजनेस वैल्यूएशन के पारंपरिक नियमों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ ट्विटर, जो लगातार पैसा गंवा रहा था। दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो एक प्रॉफिट कमाने वाली मशीन थी। और फिर भी मार्केट ने ट्विटर को कहीं ज्यादा, मतलब आसमान छूती कीमत दी। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इस पहेली का जवाब एक बहुत ही सिंपल सी शब्द में है: भविष्य। लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन के मामले में भविष्य का असल मतलब क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। तो आखिर भविष्य इस इतने बड़े वैल्यूएशन गैप को जस्टिफाई कैसे करता है? इसकी चाबी ये समझने में है कि इन्वेस्टर्स किसी कंपनी में पैसा लगाते वक्त असल में क्या खरीदते हैं, और वो चीज उसका आज का प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं है। एक महान बिजनेस की पहचान आज के प्रॉफिट से नहीं होती, बल्कि भविष्य में लगातार कैश जनरेट करने की उसकी काबिलियत से होती है। इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि ट्विटर अगले दशक में एक मोनोपोली की तरह प्रॉफिट कमाएगा, जबकि अखबारों के मोनोपोली वाले दिन, वो तो लग चुके थे। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस का जो मूल्य है वो नजदीकी भविष्य में ही होता है, लेकिन टेक कंपनियों की असली वैल्यू एक दशक या उससे भी ज्यादा समय बाद आने की उम्मीद की जाती है। लेकिन यहाँ एक जाल है जिससे बचना जरूरी है। सिर्फ शॉर्ट टर्म मैट्रिक्स पर फोकस करना एक खतरनाक ट्रैप हो सकता है। जिंगा और ग्रुपोन जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि ये फोकस कैसे बिजनेस की बुनियादी मुश्किलों को छिपा सकता है, जो बाद में चलकर बहुत बड़ी समस्या बन जाती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल आखिर में यही बन जाता है, और इसका जवाब सिर्फ नंबर्स में नहीं मिलता। इसके लिए बिजनेस की उन अंदरूनी क्वालिटीज को समझना पड़ता है जो उसे टिकाऊ बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ड्यूरेबिलिटी बनती कैसे है। उन 4 खासियतों को समझते हैं जो बताती हैं कि किसी बिजनेस में लंबे समय तक टिके रहने का दम है। ये हैं वो 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ड्यूरेबल मोनोपोली में मिलते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं और शुरुआत करते हैं प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी से। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी के लिए 10x रूल समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक असली एडवांटेज पाने के लिए किसी प्रोडक्ट को अपने सबसे करीबी विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होना ही चाहिए। इससे कम कुछ भी बस एक छोटा मोटा सुधार ही माना जाएगा। तो 10 गुना बेहतर कैसे बना जाए, इसके 3 तरीके हैं। या तो कुछ बिल्कुल नया बना दें, या किसी मौजूदा चीज को इतना बेहतर कर दें, जैसे पेपाल ने चेक मेल करने के मुकाबले पेमेंट को 10 गुना तेज बना दिया। या फिर एक सुपीरियर डिजाइन के जरिए, जैसा एप्पल ने आईपैड के साथ किया। इनमें से हर रास्ता एक मोनोपोली तक ले जा सकता है। नेटवर्क इफेक्ट्स का सबसे क्लासिक उदाहरण तो ऑफकोर्स फेसबुक है। अगर आपके सभी दोस्त फेसबुक पर हैं, तो आपका भी वहां होना ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसे बिजनेस को सफल होने के लिए बहुत छोटे और फोकस्ड मार्केट्स में शुरू होना पड़ता है, जहां वे तेजी से एक क्रिटिकल मास तक पहुंच सकें और नेटवर्क इफेक्ट को बहुत आकर्षक बना सकें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। एक सॉफ्टवेयर बिजनेस जैसे जैसे बढ़ता है और मजबूत होता जाता है, क्योंकि ज्यादा कॉपीज बनाने की लागत लगभग 0 होती है। वहीं दूसरी तरफ एक योग स्टूडियो जैसा सर्विस बिजनेस बढ़ने के साथ बहुत लिमिटेड फायदे ही पाता है, क्योंकि वो हमेशा फिजिकल स्पेस और स्टाफ से बंधा रहेगा। ब्रांडिंग, हाँ, बहुत पावरफुल हो सकती है, लेकिन इसमें एक शर्त है। ये तभी काम करती है जब इसके पीछे ठोस टेक्नोलॉजी, स्केल का फायदा और नेटवर्क इफेक्ट्स हों, जैसा कि एप्पल के केस में है। याहू ने सिर्फ ब्रांड पर ध्यान दिया, और ये एक वार्निंग है कि सिर्फ ब्रांडिंग के भरोसे एक टेक कंपनी नहीं टिक सकती। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना एक बात है, लेकिन असल में एक मोनोपोली बनाते कैसे हैं, इसके लिए एक बिल्कुल क्लियर प्लेबुक मौजूद है। स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है, लेकिन इसका पहला कदम अक्सर लोगों को थोड़ा अजीब लगता है। एक बहुत ही छोटे मार्केट से शुरुआत करना और उस पर पूरी तरह से हावी हो जाना। ये कोट इस बात पर पूरा जोर देता है कि शुरू से ही बड़े और कॉम्पिटिटिव बाजारों को टारगेट करना कितना खतरनाक है। एक छोटे बाजार पर कब्जा करना कहीं ज्यादा आसान और असरदार होता है। Amazon और eBay इस प्लेबुक को फॉलो करने के परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं।
Amazon ने शुरुआत की दुर्लभ किताबों से और eBay ने बीनी बेबी कलेक्टर्स जैसे छोटे ग्रुप से। फिर उन्होंने धीरे धीरे और बहुत सोच समझकर अपना दायरा बढ़ाया। एक और चीज़ जिससे बचना है वो है डिसरप्शन का ऑब्सेशन। किसी पुराने उद्योग से लड़ने पर फोकस करना एक कॉम्पिटिटिव ट्रैप है। सच्ची मोनोपोली कुछ नया बनाने से बनती है, न कि किसी पुरानी चीज़ से लड़ने से। और ये सब हमें लेकर जाता है आखिरी और सबसे ज़रूरी आइडिया की तरफ, जो बिजनेस में जीतने के मतलब को ही फिर से डिफाइन करता है। पहला होना सिर्फ एक टैक्टिक है, असली गोल नहीं। असली गोल है मार्केट में आखिरी महान डेवलपमेंट करना, ताकि कंपनी दशकों तक मोनोपोली प्रॉफिट का मजा ले सके। चेस के ग्रैंड मास्टर का ये पावरफुल कोट इस पूरी फिलॉसफी को आखिर में समेट देता है। एक टिकाऊ और वैल्यूएबल बिजनेस बनाने के लिए शुरुआत से ही एंड गेम पर नजर रखनी चाहिए।